आवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट स्टार्ट कर लिया था और उसके अंदर हम लोगों ने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है ना। उसी तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो समझो क्या होता है। हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली हमारे जो लिविंग सेल्स है उनको प्रोवाइड करना है, उनको सप्लाई करना है टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, हमें हमारे जो लिविंग सेल्स है उन तक ग्लूकोज को भी पहुंचाना है, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे सेल्स वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हमें रेगुलरली लगातार ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है अपने सेल्स को, ग्लूकोज को प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ जो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स है लाइक विटामिन्स, हार्मोन्स, इन सारे चीजों को भी तो हमारे सेल्स को प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ बच्चों जो हमारे सेल्स के अंदर जो अनवांटेड चीजें लाइक हार्मफुल चीजें बन रही है लाइक CO2, उनको भी हमें लगातार सेल से रिमूव करना है। ठीक है, मतलब हमें कुछ चीजों को लगातार अपने सेल्स को प्रोवाइड करना है, सप्लाई करना है, और कुछ चीजों को लगातार उससे रिमूव करना है सेल से। सो जो ये सप्लाई करने का काम है, ये रिमूव करने का काम है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कोई गाड़ी बिठानी पड़ेगी। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो ये काम करेगी। ठीक है, सो हमारे बॉडी के अंदर जो ये कर रहा है, ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उन गाड़ी का नाम है बॉडी फ्लूइड्स। जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स प्रेजेंट है ना बच्चों, वो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं हमारे सेल्स तक पहुंचाने की, और सेल्स के पास जो अनवांटेड चीजें है उसे रिमूव करने की। ठीक है, सो इसको ही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो जो O2 है, न्यूट्रिशन से अदर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उन्हें हमें लगातार सेल्स को क्या करना है, प्रोवाइड करना है, सप्लाई करना है। उसी तरह जो CO2 है, वेस्ट मटेरियल्स है जो हार्मफुल है हमारे बॉडी को, उसे भी हमें क्या करना है, लगातार सेल से रिमूव करना है। ठीक है, इन दोनों को करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, बॉडी फ्लूइड्स है जो ये काम कर रही है ना। उसमें एक है अपना ब्लड एंड सेकेंड वन है अपना लिम्फ। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एलिमेंट्स वो हमारे ब्लड के द्वारा ही होते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिम्फ से भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, सो पहले हम पढ़ लेते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या है, अगर आपको किसी ने पूछा ब्लड है क्या, सो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ये क्यों हम इसको स्पेशलाइज्ड बोल रहे हैं, क्योंकि सारे कनेक्टिव टिश्यूज के पास हमें फाइबर देखने को मिलता है, बट फाइबर्स आर एब्सेंट इन ब्लड। ठीक है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है बट उसके अंदर हमें फाइबर देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जो ब्लड है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें फर्स्ट है अपना प्लाज्मा एंड सेकेंड है अपना फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है। ठीक है, जो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है उसको बोलेंगे प्लाज्मा। जो जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, जो प्लाज्मा है मैंने आपको बताया था ये फ्लूइड है। ठीक है, बट जो ये फ्लूइड है ये पूरा पानी के जैसा नहीं है, ये जो है वो थोड़ा गाढ़ा है, समझो लिक्विड है बट जो थोड़ा बहुत गाढ़ापन है उसके अंदर, सो इसको बोलेंगे हम लोग विस्कस फ्लूइड। ठीक है, और प्लाज्मा हमें अगर हमने देखा तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है, वो स्ट्रॉ कलर्ड में लाइक पीला रंग का में दिखेगा। सो स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है अपना प्लाज्मा, पूरा पानी के जैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर गाढ़ापन है, इसके लिए इसको बोलेंगे विस्कस फ्लूइड। जो कलर है प्लाज्मा का वो स्ट्रॉ कलर्ड है। ठीक है,
और जो प्लाज्मा है वो 55% ऑफ अपना ब्लड बना रहा है, ठीक है। मतलब हमारे ब्लड के अंदर हमें 55% ऑफ प्लाज्मा देखने को मिलेगी, ठीक है। सो 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, ठीक है। 55% ऑफ जो प्लाज्मा है वो अपना ब्लड बना रहा है, और जो बचा 45% है वो अपना फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ठीक है। जो बचा 45% है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड के अंदर, ठीक है। इस 55% ऑफ प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% अपना प्लाज्मा के अंदर हमें पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, ठीक है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा क्या है, वो वाटर है। पर जो 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा है उसके अंदर हमें प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है हमारे, उसके अंदर हमें कौन से सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको हम ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलेंगे, ठीक है। जो सेल्स प्रेजेंट है वो है अपने आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मींस थ्रोम्बोसाइट्स भी इनका दूसरा नाम है। इन सारे के बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं प्लाज्मा के बारे में डिटेल्ड में, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉक कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। जो 55% ऑफ ब्लड है वो प्लाज्मा है, ठीक है। और 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ रिमेनिंग 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स, ठीक है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, बट 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स के नाम है अल्ब्यूमिन्स। उन प्रोटीन्स के नाम है अल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजेंस, ठीक है। और इन जो प्रोटीन्स है, इन प्रोटीन्स को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो जो ये प्रोटीन्स है प्लाज्मा के अंदर वो क्या फंक्शन कर रहे हैं हमारे बॉडी के लिए, वो देख लेते हैं, ठीक है। जो अल्ब्यूमिन्स है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखने में हमारे बॉडी के अंदर उसमें हेल्प करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस में जो वाटर बैलेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर उसमें हेल्प करता है अल्ब्यूमिन, ठीक है। ग्लोबुलिन्स जो है बच्चों वो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करता है। लाइक जो भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है तो उस टाइम डिफेंस करता है अपना ग्लोबुलिन्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, समझो अगर आपने टेस्ट करवाया है इन्फेक्शन होने के बाद, तो आपको उस टाइम ग्लोबुलिन्स ज्यादा दिखने को मिलेंगे प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म के टाइम इनके नंबर भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो ग्लोबुलिन्स होंगे वो डिफेंस मैकेनिज्म में रोल करेंगे, और जो फाइब्रिनोजेंस है, ठीक है, जो फाइब्रिनोजेंस है वो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने की और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करेगा। मीन्स जब भी हमें कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई भी कट लगा समझो, जब हमारे ब्लड का फ्लो को स्टॉप करने के लिए जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड है, वो करवाएगा अपना फाइब्रिनोजन, ठीक है। इसको हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बुलाते हैं। जो ये फाइब्रिनोजन होता है प्लाज्मा के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। हर टाइम एक्टिव फॉर्म में हमें फाइब्रिनोजन नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी कोई कट लगेगा, जब भी कुछ होगा जिससे हमारे बॉडी से ब्लड निकल रहा है, उसी टाइम ये जो फाइब्रिनोजन है प्लाज्मा के अंदर वो एक्टिव होंगे, नहीं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में हमें प्लाज्मा के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। और जो फाइब्रिनोजन है अगर ये हमारे प्लाज्मा के अंदर एब्सेंट है, इफ the clotting factor fibrinogen is absent in plasma, तो
उस प्लाज्मा को हम बोलेंगे सीरम। क्या बोलेंगे? सीरम। अगर प्लाज्मा के अंदर हमें फाइब्रिनोजन या क्लॉथिंग फैक्टर्स एब्सेंट मिले तो वो अपना प्लाज्मा कहलाएगा सीरम बच्चों, ठीक है। अल्ब्यूमिन्स आर हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। जो ग्लोबुलिन्स है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं, और जो फाइब्रिनोजन है वो क्लॉथिंग फैक्टर जैसा काम कर रहा है, जो क्लॉथिंग में कोगुलेशन ऑफ ब्लड को करवा रहा है। अगर फाइब्रिनोजन ऑब्सेंट हमारे प्लाज्मा के अंदर, देन दैट प्लाज्मा इज कॉल्ड एज सीरम, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर हमारे प्लाज्मा के अंदर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट है लाइक Na+, Mg2+। इस तरीके के मिनरल्स भी हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या है बच्चों? प्रस्तुत है। ये हमने प्लाज्मा के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि सेल्स के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसके अंदर हमें 3 टाइप्स के सेल्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन आरबीसी। आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जा सकता है। एरिथ्रो मींस रेड, so RBC is also called as erythrocytes, ठीक है। WBC यानी कि ल्यूकोसाइट्स, एंड अपना थर्ड वन है प्लेटलेट, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। और बच्चों जो RBC का नंबर है, हमारे ब्लड के अंदर कितने अमाउंट में RBC है, वो है 5 to 5.5 मिलियंस ऑफ RBC प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। और WBC का अमाउंट है 6000 to 8000, ठीक है। और प्लेटलेट्स जो है वो 1,50,000 to 3,50,000 तक हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो जब इन नंबर्स को देखेंगे हम लोग तो हमें पता चल रहा है कि आरबीसी का नंबर इन सबसे ज्यादा है, इसलिए आरबीसी इज मोस्ट अबंडेंट सेल, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल इज आरबीसी इन अवर ब्लड, ठीक है। और जो ये नंबर्स मैंने आपको बताए, ये कितने ब्लड के अंदर हमें देखने को मिल रही है बच्चों? जो भी नंबर्स हैं वो ये हमें 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मींस 5 to 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। इसको या तो हम 100 ml ऑफ ब्लड बोलेंगे या तो क्यूबिक mm बोलेंगे, ठीक है। क्यूबिक mm ऑफ ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। सो 5 to 5.5 millions of RBC are present in 100 ml of blood, and 6,000 to 8,000 6,000 to 8,000 of white blood cells are present in 100 ml of blood, and 1,50,000 to 3,50,000 of platelets are present in 100 ml of blood, या फिर क्यूबिक mm भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और अब पढ़ लेते हैं हम डिटेल में आरबीसी के बारे में। अगर मैं सब कुछ यहाँ पर ही पढ़ा दूंगी आपको तो ये बहुत मतलब लाइक खिचड़ी हो जाएगा, मतलब सब कुछ मिक्स हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए हम लोग पहले आरबीसी को पढ़कर निपटा लेते हैं, ठीक है। आरबीसी को मैंने आपको बताया रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट है, उनके नंबर्स भी आपने जान लिया है। याद रखो फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स है, उसके बाद अपने प्लेटलेट्स आएंगे, उसके बाद डब्ल्यूबीसी आएंगे नंबर्स में, ठीक है। और जो ये रेड ब्लड सेल्स को हम लोग देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये हमें देखने को मिलेंगे रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। जो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो रही है वो रेड बोन मैरो के अंदर हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज टेकिंग प्लेस इन
रेड बोन मैरो, ठीक है। और ये अडल्ट के अंदर होगा बच्चों। जो रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर अडल्ट के अंदर, वो रेड बोन मैरो में होगा। बट जब हम एम्ब्रियो थे, ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर मैं बता रही हूँ, याद रख लेना। बट जब हम एम्ब्रियो में थे, तब जो ये रेड ब्लड सेल्स है वो फर्स्ट अपने योग साक के अंदर बनेगा, उसके बाद स्प्लीन में, उसके बाद लिवर में, उसके बाद जब हम अडल्ट हो जाएंगे, जब बाहर आ जाएंगे वूम से, तो उस टाइम हमारे रेड बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स जो है बोन मैरो, एक लॉन्ग सी बोन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। जो शेप है, शेप ऑफ आरबीसी, अगर आप सेल यूनिट ऑफ लाइफ में देखेंगे तो राउंड, सर्कुलर है एंड बाइकॉन्केव शेप में है, ठीक है। जो आरबीसी है वो राउंड एंड सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव शेप, हमें दो शेप्स में आरबीसी देखने को मिलेगी। एंड जो आरबीसी के अंदर, मोस्ट ऑफ मैमेलियंस आरबीसी के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, वो ऑब्सेंट है, ठीक है। जब हमने पहले देखा था प्री मेच्योर, मतलब मेच्योर होने से पहले जो आरबीसी के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगी, बट जब एक बार आरबीसी मेच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर हमें न्यूक्लियस और कुछ भी ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो ऑब्सेंट होंगे, क्योंकि आरबीसी को क्या चाहिए? आरबीसी को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को अपने अंदर भरना है, ठीक है। इसके लिए इसके पास न्यूक्लियस जो होंगे ऑब्सेंट होंगे। सबके पास ऑब्सेंट है ये गलत होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ मैमिलियंस के अंदर आरबीसी के अंदर हमें न्यूक्लियस जो होगा वो ऑब्सेंट होगा, देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी है जिसके अंदर हमें आरबीसी के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, हमें उतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। और जो आरबीसी है बच्चों, वो एक सेल से दूसरा सेल नहीं बनाता, मतलब जो आरबीसी है वो अपने आप प्रोड्यूस कर मतलब डिवाइड कर दूसरा सेल नहीं बनाता, ठीक है। तो जो आरबीसी है वो अपना एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन को रखते हैं, ठीक है। जो आरबीसी है उनकी लाइफ स्पैन जो है सिर्फ और सिर्फ 120 डेज, ठीक है। मीन्स 4 महीने। 4 महीने के बाद अपने आरबीसी मर जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी, उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी बच्चों? इट इज 120 डेज ओनली। 120 डेज के बाद जो अपने आरबीसी थे वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आरबीसी खत्म होने के बाद हमारे न्यू आरबीसी कहाँ पर बनेंगे? वो अपने मदर सेल, स्टेम सेल्स के अंदर बनेंगे, वो रेड बोन मैरो के अंदर फिर से हमारे न्यू रेड ब्लड सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। जो ये रेड ब्लड सेल्स की मौत हो रही थी, मर जा रहे थे, वो कहाँ पर मर रहे थे? किधर उनकी डेथ हमें देखने को मिल रही थी? वो था अपना स्प्लीन, ठीक है। सो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? किसी को हम आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे या ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं, वो अपना स्प्लीन। स्प्लीन इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ आरबीसी के अंदर हमें रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट देखने को मिलता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। एनसीईआरटी के अंदर रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी बोला गया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, क्वाइटिनरी प्रोटीन है, वो आप बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये रेड कलर आ रहा है हमारे इन सेल्स को, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारे अंदर एक हेल्दी पर्सन के लिए हीमोग्लोबिन का नंबर मैटर्स करता है, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन के अंदर 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होनी चाहिए एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में। अगर आप कोई भी इश्यू हो रहा है, आपको हेल्थ इश्यूज, तो अगर आप हॉस्पिटल को विजिट करोगे तो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि यार ब्लड टेस्ट करके आओ, यूरिन टेस्ट करके आओ, ठीक है। उस ब्लड टेस्ट के अंदर आपको ये भी मेंशन किया हुआ मिलता है, ठीक है।
एक हेल्दी पर्सन के अंदर 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि मोस्ट ऑफ मैमेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ऑब्सेंट है। किस लिए ऑब्सेंट है? क्योंकि उसके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन को अपने अंदर भराना है। ठीक है, इसके लिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्या है? ऑब्सेंट है। ठीक है, आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो लाइफ स्पैन है वो आरबीसी की 120 डेज की है, और जो कब्रिस्तान है अपना आरबीसी का वो है अपना स्प्लीन। हमारा नेक्स्ट ब्लड सेल है वो अपना WBC है। ठीक है, WBC और ल्यूकोसाइट्स भी इसको कहा जाता है बच्चों। ठीक है, WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। इनको क्यों व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन ऑब्सेंट है, जिसकी वजह से ये जो है कलरलेस है। ठीक है, दे आर कलरलेस ड्यू टू ऑब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन ऑब्सेंट है, जिसके वजह से ये कलरलेस पाए जाते हैं, है ना। और जो WBC के अंदर हमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, आरबीसी के अंदर हमने देखा कि न्यूक्लियस क्या है? ऑब्सेंट है। और किस लिए ऑब्सेंट है? क्योंकि आरबीसी के अंदर हमें भर भर कर हीमोग्लोबिन भराना था, बट WBC के अंदर हीमोग्लोबिन ही ऑब्सेंट है, जो जिसके वजह से जो WBC होगा वो न्यूक्लिएटेड है। और जो WBC है बच्चों वो शॉर्ट लिव्ड है। बेचारा WBC जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। मींस हमने जब आरबीसी के देखा था तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन था वो 120 डेज का था, बट WBC का जो लाइफ स्पैन होगा वो बहुत ही कम है, शॉर्ट लिव्ड है अपने WBC। ठीक है, WBC जो है आगे जाके फर्दर डिवाइडेड है इनटू ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। मगर अगर हमें WBC के अंदर दाने दाने से दिखे तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स, अगर नहीं दिखे तो उसको बोलेंगे अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ये ग्रैनुलोसाइट्स भी आगे जाकर फर्दर 3 सेल्स में डिवाइडेड है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, एसिडिक डाइट डालने के बाद अगर सेल्स के अंदर चेंजेस देखने को मिले तो इओसिनोफिल्स, बेसिक डालने के बाद अगर हमें बेसिक डाइट डालने के बाद अगर हमें सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले तो इसको बोलेंगे बेसोफिल्स। यहाँ पर इओसिनो मींस एसिडिक। ठीक है, और इन तीनों में कौन से सेल्स हमें ज्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं WBC के अंदर? तो वो है अपने न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन WBC, नॉट इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स है वो अपने आरबीसी है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स है, बट मोस्ट अबंडेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन WBC अगर आपको पूछा तो वो आएगा अपना न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल्स क्यों कहते हैं, एओसिनोफिल्स क्यों कहते हैं, और बेसोफिल्स किस वजह से इनको बोला जाता है। ठीक है, अब इनका नंबर देखेंगे तो मैंने बोला आपको बहुत ज्यादा अमाउंट मतलब मोस्ट अबेंडेंट जो है वो है अपना न्यूट्रोफिल्स, जिसकी अमाउंट है 60 to 65% ऑफ न्यूट्रोफिल्स हैं WBC के अंदर। ठीक है, 60 to 65% ऑफ न्यूट्रोफिल्स है अपने WBC के अंदर। उसके बाद एसिडिक जो है 2 to 3% है, बेसिक मतलब बेसोफिल्स जो है वो 0.5 to 1% है। ठीक है, मतलब आपको इंक्रीज टू डिक्रीज जाना है। ठीक है, बेसिक है मतलब बेसिक मतलब समझ लो बेस है, तो उसका मतलब बेसिक मतलब कितना 0.5 to 1% है यार, 0.5 to 1% बेसिक है, तो बेसिक परसेंटेज भी शो कर रहा है। ठीक है, 0.5 to 1% इसका ये है। और उसके बाद 1 यहाँ खत्म हुआ, 2 to 3% जो है अपना एसिडिक है मतलब इओसिनोफिल्स है। उसके बाद ग्रैनुलोसाइट जो है बच्चों वो भी आगे जाकर 2 पार्ट्स में मतलब 2 और सेल्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट वन मोनोसाइट्स एंड सेकेंड वन लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो मोनोसाइट्स है उनकी जो मात्रा है वो है 6 to 8%, और जो लिम्फोसाइट्स की मात्रा है वो है 20 to 25%।
ठीक है, याद रखने के लिए 60 to 65% मोस्ट अबेंडेंट है, याद हो जाएगा। उसके बाद इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को याद रखने के लिए, बेसोफिल्स मतलब बेसिक है बेचारा, उसके पास कम अमाउंट में है, तो 0.5 to 1%, इससे बेसिक तो हो नहीं सकता। 1 से फिर यहाँ पर आएगा 2 to 3%। ठीक है, ये अपने ग्रैनुलोसाइट्स खत्म। अब हम ग्रैनुलोसाइट्स में जंप करेंगे तो ये क्या होगा, डबल होगा, मतलब 3 to 6 होगा, 3 to 6, 6 to 8% प्रेजेंट होंगे। उसके बाद लिम्फोसाइट्स तो याद हो जाएंगे 20 to 25%। इसमें कंफ्यूजन आती थी ना इन तीनों में, मोनोसाइट्स कितने होंगे, लिम्फोसाइट्स कितने, मतलब मोनोसाइट्स कितने होंगे, इओसिनोफिल्स कितने होंगे, बेसोफिल्स कितने होंगे, इसमें कंफ्यूजन आती थी आपको। ये कंफ्यूजन भी आप दूर हो जाएगा, क्योंकि बेसोफिल्स मतलब बेसिक, बहुत बेसिक है, 0.5 to 1% है। ठीक है, उसके बाद इओसिनोफिल्स कितने हैं, 1 खत्म हुआ ना यहाँ पर, 2 to 3% है। अब जो ग्रैनुलोसाइट्स से अगर हम ग्रैनुलोसाइट्स पे जंप करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 पे खत्म हुआ था ना, सो यहाँ पर 6 to 8% आ जाएगा। और लिम्फोसाइट्स का तो याद हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 20 to 25%। ठीक है, ये रही हमारे WBC के टाइप्स, और इसमें हम लोग उनके फर्दर टाइप्स ऑफ सेल्स भी हमने देख लिए। अब इनका वर्क देख लेते हैं, इनका फंक्शन देख लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स है बच्चों, न्यूट्रोफिल्स जो है ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, अगर वो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो ये क्या करेंगे पता है, ये उनको खा जाएंगे, उनको खा जाएंगे, मतलब ये फाइगोसाइटिक है। ठीक है, ये फाइगोसाइटिक है न्यूट्रोफिल्स। और जो ग्रैनुलोसाइट्स में जो मोनोसाइट्स है वो भी यही काम कर रहे हैं बच्चों, ये भी फाइगोसाइटिक है। मीन मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये क्या करेंगे, खा जाएंगे। ठीक है, सो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर फाइगोसाइटिक। ठीक है, ये फाइगोसाइटिक in नेचर है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। अब देख लेते हैं इओसिनोफिल्स क्या कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। इओसिनोफिल्स जो है ये हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन के ऊपर और इन्फेक्शन के ऊपर काम करेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी एलर्जी हो रही है, पर कोई पर खुजली हो रही है, लाइक अस्थमा, लाइक दीज टाइप्स ऑफ एलर्जी, कुछ भी हो रहा है, अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो अगर आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो आपको उसके अंदर WBC सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब एलर्जिक रिएक्शन के ऊपर ये लोग काम करते हैं इओसिनोफिल्स। एंड अगर कोई भी इन्फेक्शन हमें हो रहा है, लाइक जो ये इन्फेक्शन होती है हेलमिंथिस, मतलब लाइक अपना जो फ्लैटवर्म्स है, राउंड वर्म्स है ना, उनसे जो इन्फेक्शन कॉज होती है उनको रेजिस्ट करेंगे, मतलब उनके अगेंस्ट फाइट करेंगे, उनको रोकेंगे एज अ शील्ड, एलर्जिक रिएक्शन के लिए और इन्फेक्शन के लिए एज अ शील्ड काम करेंगे। अपने एसिडिक डाई से जो चेंजेस देखने को मिलता है सेल, उनका नाम है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होंगे इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेंगे और एलर्जिक रेस्पॉन्स, एलर्जिक रिएक्शन में जो ये होता है उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन को रिड्यूस करेंगे और इन्फेक्शन को भी रेसिस्ट करेंगे। ठीक है, अब थर्ड है हमारा बेसोफिल्स, जो है ये इसके अंदर 3 टाइप्स के ये प्रोड्यूस होते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, जो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स करता है। समझो, अगर हमें किसी भी प्लेस के ऊपर, लाइक यहाँ पर कट लगा, समझो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें हमारा ये जो पार्ट पर हमें कट लगा है वहां पर हमें सूजन देखने को मिलेगी, लालपन देखने को मिलेगा उस पार्ट के ऊपर। और ये जो लालपन है, ये सूजन है, किस वजह से आ रहा है, ये जो है अपने WBC के अंदर जो बेसोफिल प्रेजेंट है वो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगी। ये जो हिस्टामाइन है वो क्या करेगा, अपना जो वेजल्स है, ब्लड वेजल्स है, उसको
बढ़ा देगा, उसका विड्थ बढ़ा देगा, जिससे ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जो हेपेरिन है वो ब्लड को लिक्विड में रखने के लिए हेल्प करता है, मतलब एंटी कोगुलेशन ऑफ ब्लड करता है, ठीक है, जिससे इस प्लेस में ब्लड की फ्लो ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पर इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो सेरोटीन है जो हमने वाइडन किया था अपने ब्लड वेजल्स को, उसको नैरो करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स करवाएगा बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी के अंदर, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो ग्रैनुलोसाइट्स, इसके अंदर दो टाइप्स है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का तो मैंने आपको बता दिया, ये फाइगोसाइटिक की नेचर है, अगर कोई भी अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगी तो उसको ये क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट्स है बच्चों, इनमें फर्दर टू टाइप्स है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये दोनों के बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर के अंदर डिटेल्ड में पढ़ेंगे। बस ये याद रखो कि ये जो दोनों भी जो है ये लोग इम्यून रेस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, ठीक है, बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी में ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। ये था अबाउट WBC। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की थर्ड सेल्स जो है अपने प्लेटलेट्स, ठीक है। जो प्लेटलेट्स हैं उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की दूसरा नेम जो है वो अपना थ्रोम्बोसाइट्स है, ठीक है। जो बच्चों ये प्लेटलेट्स है ये क्या कर रहे हैं वो देखो, जो ये प्लेटलेट्स है वो क्लॉटिंग में, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, मतलब कोगुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करते हैं, ठीक है। समझो कैसे, अगर समझो आपको एक कट लगा है, कहीं पर आपका वेजल टूट है, ठीक है, आपका वेजल जो है ब्लड वेजल वो कहीं पर टूट गया है ड्यू टू कट, ठीक है। वहां पर क्या होगा, हमारे जो ब्लड वेजल्स थे टूटेंगे, मतलब उसके अंदर RBC WBC सब कुछ ब्रेक होगा, ठीक है। उसके साथ साथ प्लेटलेट भी ब्रेक होंगे, ठीक है। जब ये ब्रेक होंगे तो ये क्या करेंगे, ये कुछ सब्सटेंस को रिलीज करेंगे जो क्लॉथिंग करवाएंगे ब्लड का, ठीक है। ब्लड की क्लॉथिंग करवाने में हेल्प करता है, मदद करता है अपना प्लेटलेट्स, ठीक है। जो ये प्लेटलेट्स है मैंने आपको बताया अभी, जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड की क्लॉथिंग करा रहा है। अगर इन प्लेटलेट्स की नंबर पर डिक्रीज आ गया, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर डिक्रीज होने चले गए या इनकी जो अमाउंट है वो कम होगी तो क्या होगा, हमें क्लॉथिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ब्लड जमना बंद हो सकता है, ब्लड क्लॉथ नहीं होगा, जिसके वजह से बॉडी से एक्सेसिव लॉस होगा, ठीक है। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा अगर हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी आ गई तो, ठीक है। इसके वजह से डेथ भी हो सकता है बच्चों। अगर एक छोटा सा कट से जो ब्लड निकलेगा हमारे बॉडी से, अगर एक छोटा सा कट जिसके अंदर प्लेटलेट्स जितना होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के अंदर उतना है, तो वो कट जो होगा वो हमें कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही कट लगेगा हमारे प्लेटलेट्स कुछ सब्सटेंस को रिलीज करेंगे जिसके वजह से ब्लड की क्लॉथिंग हो जाएगी, ब्लड क्या होगा, जम जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा ब्लड का फ्लो। बट अगर ये ऑब्सेंट हो गए, मतलब ऑब्सेंट मतलब पूरी तरीके से नहीं, बट इनका नंबर पे डिक्रीज आ गया तो यार ब्लड क्लॉथिंग उस वे में हो ही नहीं सकती, ठीक है। ब्लड क्लॉथिंग उस अच्छे तरीके से नहीं होगी, जिसके वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो सकता है हमारे बॉडी से। अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होगा तो ऑफकोर्स सी बात है वो डेथ तक भी जा सकती है। सो प्लेटलेट्स की नंबर मैटर करता है हमारे हेल्थ के लिए, अच्छे खासे प्लेटलेट्स के नंबर होने चाहिए, जो मैंने आपको इनिशियल क्लास में बताया था 1,50,000 to 3,50,000 है प्लेटलेट की संख्या हमारे बॉडी के अंदर, उतने होने चाहिए। अगर 40,000 से मतलब 40,000 में भी 45,000 उससे अगर कम होने लगे प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के अंदर तो हमें प्लेटलेट्स चढ़वाए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी डेथ को भी
लीड कर सकता है बच्चों, ठीक है। एक छोटा सा छोटा कट भी अगर प्लेटलेट्स कम है आपके अंदर तो आप लोग की डेथ तक हो सकती है, सॉरी डेथ तक हो सकता है, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स हैं, अब तक हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा, आरबीसी पढ़ा, ये जो थे ट्रू सेल्स थे, मतलब वो सच्चे सेल थे यार, ट्रू सेल थे। बट जो ये बन रहा है ना प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स है वो ट्रू सेल्स है ही नहीं। मतलब क्या बोल रही हो, क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा, समझाती हूँ रुको। ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये जो हमारे बोन मैरो के अंदर एक सेल्स प्रेजेंट है उनको बोलेंगे मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स सेल जो है हमारे रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है। ये जो रेड मेगा कैरियोसाइट्स है बच्चों, ये जब ब्रेक डाउन होता है तो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है। और इस फ्रेगमेंट से ही हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं। मींस ये अपने कोई ट्रू सेल्स नहीं है, ये किसी और सेल्स के टूटने से उनके फ्रैगमेंट से बन रहे हैं, ठीक है। सो इनके अंदर भी हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, इधर भी न्यूक्लियस की ऑब्सेंट है, याद रखो। सिर्फ डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आरबीसी प्लेटलेट्स दोनों के अंदर क्या है, न्यूक्लियस ऑब्सेंट है। और जो प्लेटलेट्स बन रहे हैं वो मेगा कैरियोसाइट सेल्स के ब्रेकडाउन की वजह से जो फ्रैगमेंट बन रहे हैं, जो टुकड़े बन रहे हैं, उससे ही हमारे प्लेटलेट्स बन रहे हैं। और प्लेटलेट्स करता क्या है, अगर कभी भी कोई भी कट लगता है हमारे बॉडी के अंदर, तब ये क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसके वजह से ब्लड का क्लॉथिंग करवाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉथिंग करवाता है प्लेटलेट्स, बट ये ट्रू सेल्स नहीं है, ये मेगा कैरोसाइट्स के ब्रेकडाउन से जो फ्रेगमेंट्स बने थे उन फ्रेगमेंट से अपना प्लेटलेट्स बन चुका है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, मतलब क्लॉथिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसके वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से कभी कभी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और मैंने आपको और मेरा टाइम बचाने के लिए जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए जो मैं बोल रही हूँ, समझे उस कॉन्सेप्ट को, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, ठीक है।